ये डोर बंद कर दो। लास्ट टाइम हमने मोलैरिटी और मोलैरिटी ये सब कवर कर लिया था ना, उसका न्यूमेरिकल भी कर लिया था। तो अब आज हम एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। क्लास प्लीज साइलेंस। आज हम एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म। ये क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। एक्टिविटी क्या डिफाइन करता है? एक्टिविटी डिफाइंस द इफेक्टिव कंसंट्रेशन। एक्टिविटी क्या डिफाइन करता है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है इन केस ऑफ रियल सॉल्यूशन। ठीक है। अब इफेक्टिव कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है? हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक रियल सॉल्यूशन का और एक आइडियल सॉल्यूशन का। पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? हम ये मान के क्या वो टाइम आ रहा है ना इस पे। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? जो हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो अगर उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तो सारे के सारे पार्टिकल्स की वजह से क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा। कि जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे तो उनका मोशन कैसा है? फ्री मोशन है, हिंडर्ड मोशन नहीं है। एक कंटेनर में तुमने आइडियल सॉल्यूशन रख दिया और आइडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। ठीक है। तो जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे तो उनका मोशन कैसा है? फ्री मोशन है, हिंडर्ड मोशन नहीं है। तो वो फ्रीली उस कंटेनर में मूव कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं। अब जब तुम इस कंटेनर से बैटरी कनेक्ट करोगे और एमीटर कनेक्ट करोगे, ठीक है, जब तुम बैटरी कनेक्ट करोगे और एमीटर कनेक्ट करोगे, एमीटर किस लिए हमने कनेक्ट किया है? इस सॉल्यूशन का करंट नोट करने के लिए हमने ये एमीटर कनेक्ट किया है। ठीक है। तो अब अगर उन पार्टिकल्स का मोशन हिंडर्ड नहीं है तो जितने भी सॉल्यूशन में क्या हो रहा है इधर? जैस्मीन बोल रहे हो ना आप लोग? बाहर जाके बात कीजिए। आइडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का मोशन फ्री मोशन है। तो जितने भी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हैं सबकी वजह से क्या होगा? करंट जनरेट होगा। तो जितनी भी इस आइडियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी क्या है? इफेक्टिव हो गई। ठीक है, कि सारी की सारी कंसंट्रेशन की वजह से क्या जनरेट हो रहा है? करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम रियल सॉल्यूशन की बात करें तो रियल सॉल्यूशन के केस में केस अलग होगा। रियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? जो पार्टिकल्स होंगे उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है। रियल सॉल्यूशन के केस में अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा तो उनका मोशन फ्री ना होके कैसा होगा? हिंडर्ड मोशन होगा। तो अगर उनका मोशन हिंडर्ड होगा तो वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे। तो अगर वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो सारे के सारे पार्टिकल्स की वजह से करंट नहीं मिलेगा। कुछ पार्टिकल्स की वजह से क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। अब जिन पार्टिकल्स की वजह से करंट मिलेगा उनको हम क्या बोल देंगे? इस सॉल्यूशन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, कि सिर्फ उन कंसंट्रेशन की वजह से हमें क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। तो उसको इस सॉल्यूशन की हम क्या बोल देंगे? इफेक्टिव कंसंट्रेशन। एंड दैट इज डिफाइंड बाय एक्टिविटी। ठीक है। तो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट किस में आएगा? ओनली इन केस ऑफ रियल सॉल्यूशन।
क्योंकि रियल सॉल्यूशन के केस में ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में सारी की सारी ही कंसंट्रेशन इफेक्टिव होती है, लेकिन रियल सॉल्यूशन के केस में कुछ कंसंट्रेशन इफेक्टिव होती है, और जो कंसंट्रेशन इफेक्टिव होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी एक्टिविटी। ठीक है, सो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन इन केस ऑफ अ रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये एक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम एक इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज केमिकल पोटेंशियल की इक्वेशन। इसमें लिखनी होती है आपको एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का जब आप बता रहे हो। तो केमिकल पोटेंशियल होता क्या है, वैसे ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी चेंज। बेसिकली केमिकल पोटेंशियल क्या डिफाइन करता है, किसी भी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है उसको डिफाइन करने के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम is equal to change in Gibbs free energy of that system on addition of 1 mole of ith component in the system on keeping its temperature, pressure and other moles constant। ठीक है, मतलब अगर किसी सिस्टम में, मान लो एक सिस्टम है, उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। अगर तुम से ith कंपोनेंट का उस सिस्टम में 1 मोल ऐड कर देते हो, अब 1 मोल ऐड करने पे उस पूरे सिस्टम की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। इतने बड़े सिस्टम में अगर तुमने किसी ith कंपोनेंट का 1 मोल ऐड कर दिया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे अदर नंबर ऑफ मोल्स तो क्या रहे, अदर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहे। तुमने उस सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो तुम बेसिकली ऑब्जर्व क्या करना चाहते हो, उस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, नाउ केमिकल पोटेंशियल of ith component is equal to chemical potential of that ith component in the standard state। standard state का क्या मतलब है, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। ठीक है, प्लस RT ln AI एंड AI वेयर AI डिफाइंस द एक्टिविटी ऑफ, सॉरी यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ith कंपोनेंट इन केस ऑफ, कंसंट्रेशन हम किस में यूज़ करते थे, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। लेकिन वहीं अगर हम रियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो रियल सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, μI0 प्लस RT ln AI। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AI डिफाइंस द एक्टिविटी ऑफ ith कंपोनेंट। ठीक है, दैट इज इन केस ऑफ रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि हम एक्टिविटी और इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बाद किस केस में आती है, रियल सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, इसके बाद नाउ वी नेम इट एज इक्वेशन 1 एंड इट एज इक्वेशन 2। ठीक है, फिर हम एक टर्म यूज़ करते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सेम कंपोनेंट इन अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्टिविटी तो रियल सॉल्यूशन के लिए यूज़ हो रही है और कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए यूज़ हो रही है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तुमने बस इतना ध्यान रखना है कि एक्टिविटी तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है और ये सी कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसमें हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आया सभी को। इसमें हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं, वो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि जब हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे, गामा इज इक्वल टू एक्टिविटी बाय कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज फॉर रियल सॉल्यूशन एंड दिस इज फॉर आइडियल
सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, मीन्स कंसंट्रेशन टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू ज़ीरो, अब सोल्यूट के पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में कम हैं, तो अगर किसी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स कम हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, लो होंगे। तो अगर उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लो होंगे तो उनका मोशन हिंडर्ड नहीं होगा, फ्री मोशन होगा। तो अगर उनका मोशन फ्री होगा तो सारे के सारे पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, करंट जनरेट होगा, तो सारी की सारी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। सपोज तुम इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर ले लो, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन टेंड्स टू क्या लेनी है, ज़ीरो लेनी है। तो अब इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे, तो अगर पार्टिकल्स ही कम है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उनका मोशन क्या होगा, फ्री मोशन होगा, हिंडर्ड मोशन नहीं होगा। तो सारे के सारे पार्टिकल्स, चाहे वो इस कंसंट्रेशन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबकी वजह से क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो सारी की सारी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, एक्टिविटी के, ठीक है। सो व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू ज़ीरो, इन केस ऑफ अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टेंड्स टू एक्टिविटी, ठीक है। जब कंसंट्रेशन ज़ीरो को टेंड कर रही है तो कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो रही है, एक्टिविटी के, क्योंकि सारी की सारी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इफेक्टिव हो रही है, ठीक है। जब कंसंट्रेशन एक्टिविटी को टेंड करेगी, मीन्स कंसंट्रेशन एक्टिविटी को अप्रोच कर रही है, यानी कंसंट्रेशन एक्टिविटी के इक्वालिटी को अप्रोच कर रही है, तो गामा किसको अप्रोच करेगा, गामा टेंड्स टू 1, ठीक है। तो ये इसमें एक स्पेशल केस भी आपको डिस्कस करना है जब एक्टिविटी का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होती है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम F से डिनोट करते हैं व्हेन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जब कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में या मोल फ्रैक्शन में डिफाइन करते हैं तो एक्टिविटी कोफिशिएंट को F से डिफाइन करते हैं। अगर कंसंट्रेशन को मोलैलिटी की टर्म्स में, मोलैलिटी की टर्म्स में रखेंगे तो एक्टिविटी कोफिशिएंट को किससे डिफाइन करेंगे, गामा से, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का अगर अच्छे से समझ में आ गया तो जैसे हम एक्टिविटी की बात कंसंट्रेशन के केस में करते हैं, वैसे ही हम फ्यूगैसिटी की बात प्रेशर के केस में करते हैं। जैसे ही किसी रियल सॉल्यूशन के केस में सारे के सारे पार्टिकल्स इफेक्टिव नहीं होते, वैसे ही गैसेस के केस में सारे पार्टिकल्स की वजह, सारे पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं। हम दो केसेस समझते हैं, एक आइडियल गैसेस होती है और एक रियल गैसेस होती है। हम ये मान के चलते हैं कि आइडियल गैसेस में जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बट थियोरेटिकली हम ये मान के चलते हैं। तो अगर उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और फ्रीली सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन रियल गैसेस के केस में ऐसा नहीं होगा। रियल गैसेस के केस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर उनमें आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा तो सारे के सारे पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करेंगे, हिंडर्ड मोशन होगा। हिंडर्ड मोशन होगा तो सारे के सारे पार्टिकल्स वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ एक्सर्ट करेंगे। वो जो कुछ पार्टिकल्स रियल सॉल्यूशन के केस में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। और उस इफेक्टिव प्रेशर को हम किससे डिफाइन करते हैं, फ्यूगैसिटी से, ठीक है। जैसे इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होती है वैसे ही क्या होता है, इफेक्टिव प्रेशर होता है इन केस ऑफ रियल गैस। इसको आप उससे कंपेयर करते, उसको आप इससे कंपेयर करते हुए समझ सकते हैं। जैसे कि ये सॉल्यूशन के केस में बात करते हैं, उसकी बात हम किसके केसेस में करते हैं, गैसेस के केस में, ठीक है। समझ में आया एक्टिविटी का?
सेम फ्यूगैसिटी इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव प्रेशर इन केस ऑफ, बोलिए, रियल गैसेस। ठीक है, तो सेम जैसे केमिकल पोटेंशियल वाली इक्वेशन हमने उसके केसेस में लिखी थी एक्टिविटी के केस में, वैसे हम इसमें लिख सकते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट प्लस RT ln PI, वेयर PI defines the partial pressure of ith component in case of ideal solution। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में तो क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो जितने पार्टिकल्स हैं सबकी वजह से क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो उसके लिए हम P टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन रियल गैसेस के केस में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स बराबर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाते, तो जितने पार्टिकल्स एक्सर्ट कर पाते हैं उसकी वजह से हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको बोल देते हैं इफेक्टिव प्रेशर, एंड दैट इज़ डिफाइंड बाय F फॉर फ्यूगैसिटी। ठीक है, सो वी नेम इट एज इक्वेशन 1। अगर हम रियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो म्यू आई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आई नॉट प्लस RT ln FI। ठीक है, वेयर FI डिफाइंस द फ्यूगैसिटी ऑफ ith कंपोनेंट। चल रही है वीडियो। फ्यूगैसिटी डिफाइंस, FI डिफाइंस द फ्यूगैसिटी ऑफ ith कंपोनेंट इन केस ऑफ रियल गैसेस। ठीक है, एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 2। सेम जैसे एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है वैसे ही क्या होता है, फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट होता है, एंड फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट इज डिफाइंड बाय F एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्यूगैसिटी टू, सॉरी इसको डिफाइन तो गामा से ही करते हैं लेकिन इसको एक्टिविटी कोफिशिएंट नहीं बोलते, फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, सो फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्यूगैसिटी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस to the pressure of the same component in a mixture of gases। ठीक है, तो जैसे हम concentration के केस में fugacity is defined as the effective pressure in case of real gas and P is defined as the pressure in case of ideal gases। ठीक है, जैसे हम उसमें एक स्पेशल केस पढ़ते हैं वैसे हम इसमें भी स्पेशल केस की बात करेंगे। स्पेशल केस क्या है, व्हेन प्रेशर टेंड्स टू ज़ीरो, जब प्रेशर ज़ीरो को टेंड कर रहा है, यानी हम एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ही कम लगा रहे हैं। जब तुम कंटेनर पे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ही कम लगा रहे हो तो उससे क्या होगा, जो कंटेनर के अंदर गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। प्रेशर कम अप्लाई कर रखा है तो तुमने, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और जब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। जब उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो फ्रीली मूव करेंगे, और जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो सारे के सारे पार्टिकल्स ही क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो सारा का सारा प्रेशर किसके इक्वल हो गया, इफेक्टिव प्रेशर। सारा का सारा प्रेशर ही क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया ना। ठीक है, कब इफेक्टिव हो गया, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, सो व्हेन P टेंड्स टू ज़ीरो, P टेंड्स टू F, and when P tends to F, gamma tends to 1। समझ में आया ये स्पेशल केस। ठीक है, तो फ्यूगैसिटी और एक्टिविटी में आपसे यही पूछा जाएगा कि डिफाइन एक्टिविटी, डिफाइन फ्यूगैसिटी, एंड दिस एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, और जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, चाहे वो एक्टिविटी कोफिशिएंट हो चाहे वो फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट हो, ये क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बाय प्रेशर है ना, फ्यूगैसिटी भी तो प्रेशर ही है, तो इनकी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा सबको एक्टिविटी और फ्यूगैसिटी। नेक्स्ट क्लास किसकी है, नेक्स्ट इज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ आप पहले पढ़ ही चुके हैं 12th में। ठीक है, तो रोल्स लॉ में हम अलग अलग केसेस कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो हम केस 1 पढ़ रहे हैं, दैट इज इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स। तो क्या होता है ना,
सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, वन इज सोल्यूट, सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो अगर तुम किसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट तो ऑलरेडी है ही, अगर तुम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दोगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या मतलब है, जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उनके वेपर्स नहीं बनते हैं। तो अगर तुम किसी सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, जो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये इस सॉल्वेंट के पार्टिकल से भी इंटरेक्ट करेगा, और जब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा तो इसके पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली रोल्स लॉ जो हम एंड में एक रिलेशन डराइव करते हैं, वो जो रिलेशन है वो किसके बीच में रिलेशन देता है, बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसके बीच में हम एक रिलेशन देखते हैं। ठीक है, नाउ अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे, क्योंकि सोल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो उसके वेपर प्रेशर पे, उसके तो वेपर्स ही नहीं बनेंगे, तो उसके वेपर प्रेशर की तो बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे। अब ये भी तो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट के इसमें मोल्स कितने हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, मतलब जब ये सॉल्वेंट सिर्फ अकेला है तब उसका वेपर प्रेशर कितना है, इनटू सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लो कि उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में हो ही कम, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, ऑल्सो उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा कि अगर हम सॉल्वेंट के ज़्यादा मोल्स डालेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर कम डालेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, सोल्यूट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो वी नेम इट एज इक्वेशन 1। नाउ PS बाय P0 इज इक्वल टू x1। ठीक है, एंड PS बाय P0 विजिबल है यहाँ से, PS बाय P0। अब x1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली। नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो अगर दोनों साइड्स को हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस N1 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, दोनों को 1 में से माइनस करने पे हमारे पास क्या आएगा, P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू, यहाँ पे N1 प्लस N2 ऊपर जाएगा तो N1 प्लस N2 माइनस N1 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। फिर N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, अब ये टर्म क्या शो कर रही है, ये टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है ये क्या शो कर रही है, यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज़्यादा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, एंड दिस टर्म शोज द रिलेटिव लोअरिंग, दिस टर्म shows the relative lowering of vapor pressure of solution। ठीक है ना, समझ में आया ये टर्म क्या डिफाइन कर रही है, दिस टर्म्स डिफाइंस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
इन कंपैरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, रिलेटिव डिफाइन कर रहा है ये, रिलेटिव, कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर जो प्योर फॉर्म में है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट है अगर वो प्योर फॉर्म में है, उसमें सोल्यूट ऐड नहीं कर रखा तुमने, सोल्यूट ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जो सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है उसका वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है जिसमें तुमने क्या ऐड कर रखा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि जब तुम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड दिस होल टर्म्स डिफाइंस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया ये। अब जो रोल्स लॉ है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होंगे, कम होंगे। सो इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 इज लेसर देन N1, सो N2 कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू N1 हेयर। ठीक है, ऑल्सो जो N1 के मोल्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। N2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये तुम नेक्स्ट स्टेप में करोगे नेग्लेक्ट, मैं यहाँ पे एक बार कर रही हूँ। ठीक है, N2 को नेग्लेक्ट कर दिया और जो N1 के मोल्स हैं यानी सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम कांस्टेंट चीज़ों को एक बार हटा रहे हैं, हम कौन सी चीज़ें रख रहे हैं अपनी इक्वेशन में, वेरिएबल चीज़ें रख रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो जो वेपर प्रेशर, सो N1 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ऑल्सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अगर कोई सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में रखा है तो उसका वेपर प्रेशर तो चेंज होगा ही नहीं जब तक तुम उसमें कुछ एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई नहीं करते, कुछ उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, प्रेशर नहीं बढ़ाते या फिर उसमें कुछ और ऐड नहीं करते। ठीक है, तो जो P0 है यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल चीज़ें क्या बच गई, सिर्फ इससे कंक्लूड करके हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, दैट P0 माइनस PS इज इक्वल टू N2। ठीक है, ये इक्वेशन क्या डिफाइन कर रही है, दिस इक्वेशन डिफाइंस दैट कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कम होना सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमने कांस्टेंट कर दिए, P0 कांस्टेंट है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का कम होना किस पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे। तो जितने ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा कम होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जितना तुम ऐड करते जाओगे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उतना कम हो जाएगा। सो एज N2 इंक्रीजेज P0 माइनस PS इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये पूरी टर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मान लो ये डिक्रीज हो गया, मान लो ये 1 है, ये 5 ही है, तो ये 4 ही रहेगा ना। ठीक है, तो मतलब N2 इंक्रीज होगा तो P0 माइनस PS इंक्रीज होगा। मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कम होना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। समझ में आया ये। अब मान लो कोई दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। ठीक है, अगर इन दोनों सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तुमने सेम लिए हैं, मान लो N2 सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो दोनों के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सेम क्वांटिटी से कम होगा। ठीक है, इससे हम कंक्लूड करके यही बता सकते हैं। ठीक है, जब अगर हम नॉन वोलेटाइल नहीं लेंगे तो वो केस डिफरेंट हो जाएगा। इफेक्ट तो पड़ेगा कि उसकी कितनी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, बट अभी हम इसमें स्पेशल केस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पढ़ रहे हैं ना।